आइए आज हम समझते हैं केमिस्ट्री का एक बेहद ही खास टॉपिक अम्ल भस्म और क्षार के बारे में, जो कि इसके बिना यानी कि अम्ल भस्म और क्षार के बिना इस दैनिक जीवन की कल्पना करना ही ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। क्या आप नमक के बगैर खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही पौष्टिक शरीर चाहिए, बहुत ही अच्छे विटामिन चाहिए, तो आपको फल फूल खाने ही पड़ेंगे। अगर जैसे मतलब कि किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी खान पान में कह सकते हैं अम्ल भस्म और लवण की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती ही है। तो क्यों ना इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है ना, भस्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आपको पता रहेगा तभी ना आप लोग टिक कर पाइएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड के नाम से अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड के नाम से जानते हैं। और एसिड जो होता है यानी कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं जो कि स्वाद में खट्टी होती हैं, वे सभी हमारे अम्ल की श्रेणी में आती है, यानी कि एसिड की श्रेणी में आती है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो अम्ल है वह हमारे पेट में होता है, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। अगर ये हमारे पेट में स्त्रावित नहीं होगा तो फिर हमारा खाना पचेगा ही नहीं। बूढ़े व्यक्ति के शरीर में क्या होता है कि उन लोगों में ये HCl अम्ल की स्त्राविता बहुत ही कम होती है, इसलिए उन लोगों की खाना बहुत ही ना मतलब कि बहुत समय के बाद पचता है। और अभी हमारे जैसे मतलब कि यंग लोगों में या फिर छोटे बच्चों में इस HCl अम्ल की प्रबलता अधिक होती है, यानी कि हमारे पेट में इस अम्ल की अधिकता बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोगों को भूख लगता है, क्योंकि खाना अंदर जल्दी पचेगा तभी तो जल्दी भूख लगेगी ना। अगर हम बात करें इस अम्ल की, तो यह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। आप लोगों ने बचपन में या फिर कई कई ये ना वीडियो में यह देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कई कई ना परिभाषाओं में भी, कि अम्ल वह है जो जल में घुल करके H+ देता है। तो जो जल में घुल करके देता है वह अम्ल तो कहलाएगा। लेकिन यह किसने कहा था? अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या बताइएगा आप लोग? यानी कि जो जल में घुल करके H+ देता हो उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। लेकिन इस कथन को आर्हेनियम एक व्यक्ति थे, और आर्हेनियम ने ही इस कथन को कहा था, और उन्होंने यह बताया था कि जो जल में घुल करके H+ देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है। एक सिद्धांत भी बहुत बड़ा फेमस है, जो कि अम्ल को यानी कि अम्ल की परिभाषा को लेकर के है। और इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो भी अम्ल हैं वे अम्ल तब कहलाएंगे जब उनमें प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता हो, यानी कि वो किसी अलग को अपना प्रोटॉन दे सकते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और इस सिद्धांत को दो व्यक्तियों ने मिल करके दिया था, उसका नाम है लॉरी और बोरोनस्टेड। लॉरी और बोरोनस्टेड के सिद्धांत के अनुसार अम्ल उसे कहेंगे जो कि प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता रखता हो, प्रोटॉन को त्याग सकता है। और अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे ना हर लाइन में से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा डीप में लेकर के पढ़िएगा। हम लोगों ने अम्ल के बारे में समझ लिया, अब समझते हैं अम्ल राज के बारे में। देखिए, अम्ल राज को इंग्लिश में एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। और अम्ल राज बेसिकली कुछ होता नहीं है, जो कि अम्ल राज में दो कह सकते हैं अम्ल होते हैं, HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अब ये जो HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं यह अम्ल राज में होते हैं, और इसमें HCl 3 के अनुपात में होता है, और नाइट्रेट अम्ल जो होता है वह 1 के अनुपात में यहाँ पे होता है। अब ये दोनों जब मिलेंगे ना, तो सोना को हो या फिर प्लेटिनियम को, ये दो धातु हो गए सोना और प्लेटिनियम, तो इन धातुओं को यह गलाने के काम में आते हैं। जो अम्लराज होता है वह सोना को गलाने के काम में आता है। तो जब भी कोई सोने की नई आकृति देने की बारी आती है, तो सोने की नई आकृति जब देने की बारी आती है तो उस टाइम पे इसी अम्लराज का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। और अम्लराज में HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, किसके अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। ये आप लोग बहुत ही जरूरी याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सोना और प्लेटिनियम को गलाता कौन है, यानी कि नई आकृति देने के लिए उसको गलाया जाता है, तो किसकी सहायता से? तो HCl अम्ल और यहाँ पे नाइट्रेट अम्ल। अब देखिए, अब इस नाइट्रिक अम्ल में जब ये वाला मिल जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब ये जो नाइट्रिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम मिला देंगे तो यह सोना को नहीं बल्कि लोहा को शुद्ध करने के काम में आएगा। और जब ये अकेले रहेगा तो सोना को शुद्ध करने के काम में आएगा। यानी कि नाइट्रिक अम्ल जब अकेले रहते हैं तो ये सोना को शुद्ध करने के काम में आते हैं। लेकिन जब इसी अम्ल, देखिए यहाँ भी ये अकेले है, तो इसको हम लोग लिखे यहाँ पे सोना को शुद्ध ना, यानी कि सोना और चांदी को यहाँ पे ये शुद्ध करने के काम में आते हैं। जब ये अकेले रहेगा
तो सोना को शुद्ध करेगा। लेकिन जब इसी में हम लोग इसको मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और इसको मिलाएंगे तो लोहा को शुद्ध करने का काम में आएगा, लोहा को शुद्ध करेगा। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की ये खासियत है कि जब यह अकेले रहता है तो यह सोने और चांदी को शुद्ध करने का काम करता है। लेकिन जब इसी नाइट्रिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके यह लोहे को साफ करते हैं, यानी कि लोहे को शुद्ध करने का काम करते हैं। और जब भी लोहे पर जास्ते की परत चढ़ाई जाती है तो लोहे पर जास्ते की परत चढ़ाने से पहले इन दोनों के मिश्रण से उस लोहे को साफ करके तब उस लोहे पर जास्ते की परत चढ़ाई जाती है। सपोज ये लोहा है तो जब भी इस लोहे पर जास्ते की परत चढ़ानी होगी तो पहले इसको हम साफ करेंगे। किस चीज से? तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद में तब जाकर हम इस पे जास्ते की परत चढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो यहाँ पे मात्रा है ना, इसको मिला करके लोहे को साफ किया जाता है जास्ते की परत चढ़ाने से पहले। अब देखिए आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, HCl अम्ल हमारे पेट में होता है। अगर ये न रहे तो हमारा खाना पचे भी नहीं करेगा, हम मर सकते हैं। अगर नहीं खाना, सपोज अगर खाना पचेगा ही नहीं तो कैसे आगे की प्रक्रिया होगी, नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ना शरीर को ऊर्जा मिलेगा अच्छी तरीके से, ना शरीर में जो भी ना मतलब गंदे पदार्थ हैं ना वो माने बाहर आ पाएंगे, और ना ही हम अगला खाना फिर खा पाएंगे। यही बात हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए इस HCl अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस HCl अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस HCl अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को वायल ऑफ बिटर वायल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, HCl अम्ल को सल्फ्यूरिक म्यूरिएटिक अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को वायल ऑफ बिटर वायल के नाम से जाना जाता है। HCl अम्ल का एक और नाम है जिसका नाम है खनिज अम्ल। HCl अम्ल को यानी कि पेट के अम्ल को, सबसे जो प्रबल अम्ल है इस दुनिया में, उस अम्ल को कह सकते हैं ना, इसको खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कौन सा अम्ल कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों ने फल फूल खाया होगा तो वहां पे आप लोगों को इस चीज को पता होनी चाहिए कि हम किस फल में कौन सा अम्ल का सेवन कर रहे हैं। आइए समझते हैं। आप लोगों ने कभी सिरका का सेवन किया होगा तो सिरका में यहाँ पे एसिटिक अम्ल होता है। नींबू, जो कि गर्मी के दिनों में इसकी बिक्री बहुत ही बढ़ जाती है, नींबू जिसके लोग शरबत पीते हैं, तो नींबू में और सांतरा में ये एक सिट्रिक अम्ल होता है। तो नींबू सांतरा को याद करेंगे आप लोग, सिट्रिक अम्ल। चाय में होता है ना, टाइटेनिक अम्ल होता है वहाँ पे। तो इमली, यहाँ पे देखिए, अब इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आप लोग गर्मी के दिनों में अंगूर खाए होंगे तो वहाँ पे, चाहे अभी गर्मी तो आ रही है ना हो, तो गर्मी के दिनों में अंगूर और इमली जो भी लोग खाता है, चाहे महिलाएं गुपचुप खाती हैं वहाँ पे, तो उस गुपचुप में जो इमली का पानी होता है, उस इमली के पानी में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में होता है ऑक्जैलिक अम्ल। जब भी कपड़े पे जंग लग जाता है, कपड़े पे जंग यानी कि मूर्छा लग जाता है, सपोज ये हमारा कपड़ा है और इस पे मूर्छा लग गया, तो इस मूर्छे को छुड़ाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है ना। कपड़े की जंग को छुड़ाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और दही में कहिए या फिर खट्टे दूध, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे दही ना दे करके खट्टे दूध देगा, तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है वहाँ पे। और दवाई को बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल की मदद ली जाती है। ठीक है, अब देखिए चींटी के डंक में और बिच्छू में, यानी कि चींटियों में और बिच्छुओं में एक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल। और जब ये चींटियां काटती हैं तो जब ये चींटियां काटती हैं तो हमारे त्वचा से एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटियों के डंक में मेथेनोइक अम्ल, लेकिन चींटियों के काटने के बाद फॉर्मिक अम्ल होता है वहाँ पे। ठीक है, और खराब मक्खन कह सकते हैं, जो कि बहुत ही दुर्गंध देता है खराब होने के बाद ना, दुर्गंधित मक्खन या फिर खराब मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। और सेब में होता है मैलिक अम्ल। और इस सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे भारत में कश्मीर तरफ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को अम्ल के बारे में समझ में आ गई होगी। एंड अब पढ़ते हैं हम लोग भस्म के बारे में ना, तब पढ़ेंगे हम लोग लवण के बारे में। और भस्म एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, यह भी बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप बस इसमें आप लोग को यह पढ़ना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि भस्म की परिभाषा क्या होगी या फिर भस्म कहेंगे किसे, तो अभी आप लोगों ने अम्ल में पढ़ा था कि जो जल में घुल करके H+ आयन देता हो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। लेकिन भस्म में जो जल में घुल करके OH- देता हो, यानी कि जो जल में घुल करके OH- देगा, उसे हम लोग कहेंगे भस्म। अब देखिए
इस आप लोगों ने अम्ल में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन को त्याग कर सकता है उसे हम लोग ना लॉरी बोरोनस्टेड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि उस सिद्धांत के अनुसार, लॉरी बोरोनस्टेड सिद्धांत के अनुसार, जो भी जल में घुल कर जो भी प्रोटॉन को त्याग कर सकता है उसे अम्ल कहेंगे। लेकिन लॉरी बोरोनस्टेड सिद्धांत के अनुसार ही जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, आप लोगों ने अम्ल में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन को त्याग कर सकता है, लेकिन भस्म में जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है उसे हम लोग भस्म कहेंगे। उसी थ्योरी के अनुसार, लॉरी बोरोनस्टेड थ्योरी के अनुसार ही जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है भस्म, जो त्याग सकता है उसे अम्ल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अम्ल दो टाइप के होते हैं, एक जो जल में घुल जाए, दूसरा जो जल में न घुले। जो जल में घुल जाए उसे हम लोग घुलनशील भस्म के नाम से जानते हैं, और जो जल में नहीं घुलेगा उसे हम लोग अघुलनशील भस्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये तो जल में घुल गया तो इसकी बातें नहीं करनी है, ये तो घुल गया। अब ये अघुलनशील जो होते हैं ना, यह अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद लवण, लवण का मतलब होता है नमक, और जल बनाते हैं। यानी कि ये जो अघुलनशील होते हैं यह अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनाएंगे। सपोज कैसे, देखिए कोई हम यहाँ से उठाते हैं, कोई भी एक उठाते हैं, जैसे इसको हम उठा लिए NaOH, इसको हम उठा लिए, यह क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और इसको हम लोग अभिक्रिया कराए अम्ल के साथ, किससे अभिक्रिया कराए अम्ल के साथ, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा तो NaCl मिलेगा, यानी कि लवण मिलेगा, प्लस में हमको जल मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जल मिलेगा। तो यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी, ये अलग है, जब भी यहाँ पे कोई भी जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो तो जल में घुल जाएंगे, लेकिन जो नहीं घुलता है उसको अम्ल से अभिक्रिया करके इसको नमक और जल को ना प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि ये जो घुलनशील होते हैं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि भस्म जो होते हैं ना, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लेकिन अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोग मजा आने वाला है कि जो ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है भस्म कहलाएगा, लेकिन जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल कहलाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि एक नोट बन सकता है। जो लाल को नीला कर दे भस्म, जो नीला से लाल कर दे उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। और ये जो भस्म होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अब देखिए अगर बात करें इसके उपयोग की, तो जो घुल जाएगा, जैसे ना यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे इसमें जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, फिर ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा जो नहीं घुलेगा। अब यहाँ पे एकदम समझिएगा, मेन इसका उपयोग पूछता है ना। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन इसका उपयोग आप लोगों को याद करना है। पूछेगा कि जो घर को पेंट करने में चूना होता है वह क्या है, अम्ल भस्म लवण क्या है, वो तो अम्ल है। यानी कि इसका उपयोग, भस्म का उपयोग चूना पेंट, जैसे दिवाली वगैरह में घर को पेंट करने के काम में आता है, ठीक है। प्लास्टर को बनाने में, यानी कि प्लास्टिक को बनाने में इसका प्रयोग होता है। बाल को साफ करने में, जैसे इस शरीर पे बाल जो है इसको साफ करने में भस्म की सहायता वहाँ पे ली जाती है। तो त्वचा के बाल को साफ करने में किसकी सहायता ली जाती है, तो भस्म की सहायता वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग होता है, यानी कि भस्म की सहायता ली जाती है। अब देखिए अम्ल के जल को ना मरहम पट्टी, जैसे जैसे यहाँ पे जलन होगा, अम्ल के जलन को मरहम पट्टी, यानी कि जैसे कोई आप अम्ल का उपयोग कर रहे हैं और आपकी त्वचा जल गई, जैसे आपकी त्वचा एकदम जलन दे रही है पूरी एकदम खतरनाक तरीके से, तो जो उस जलन पे जब आप लोग भस्म को लगाइएगा, जब वहाँ पे भस्म का उपयोग कीजिएगा आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को राहत मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अम्ल के जब भी त्वचा, यानी कि अम्ल के शरीर पे गिरने के कारण जब ये जलन फील होता है तो उस जलन को दूर करने के लिए इस भस्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप लोग इतना तक पढ़े हैं ना, इतना तक जैसे मरहम पट्टी तक, ये इसका उपयोग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है। लेकिन जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा यह इसका उपयोग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साबुन को बनाने में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पेट्रोलियम को साफ करने में यहाँ पे, दवा को बनाने में, और कागज कपड़ा बनाने में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब एक पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जैसे हमने आप लोगों को वीडियो की शुरुआती में ही बताया है कि पेट में HCl अम्ल बनता है जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है, और वो HCl अम्ल अगर अधिक बन जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत करेगा। इसीलिए जैसे बहुत ही अधिक बनेगा तो फिर गैस वैस की समस्या वहाँ पे, एसिडिटी की समस्या वहाँ पे आ जाती है।
ठीक है। तो उसी अम्लीयता को दूर करने के लिए, उसी ना एसिडिटी को कम करने के लिए एक यहाँ पे कह सकते हैं क्षार है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को भस्म भी समझ में आ गया होगा। एंड जानते हैं लवण के बारे में, जो कि हमारा ये लास्ट स्पेस वहाँ पे हो जाएगा। अब आइए समझते हैं लवण के बारे में। अगर हम बात करें लवण की, तो लवण उसे कहेंगे जो अम्ल और भस्म की प्रक्रिया से न उत्पन्न होगा। सपोज अभी हमने आपको दिखाया है करके NaOH एक भस्म था और HCl क्रिया कराने के बाद हम लोगों को ना ये NaCl और H2O प्राप्त होता है। तो NaCl यहाँ पे क्या है, लवण है, यानी कि नमक है, और H2O जो कि जल है। तो जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे लवण। लेकिन जो जल में घुल करके H+ दे अम्ल, जल में घुस करके यानी कि जल में घुल करके OH- दे, तो वो कहलाएगा हमारा भस्म। अब देखिए लवणों में एक लवण है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब ये जो लवण है ना, इसका उपयोग होता है खाने को बनाने में, और नमक का उपयोग, नमक का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक और लवण है यहाँ पे खाने का सोडा और धोने का सोडा। इसको आप लोग नाम सुने होंगे, खाने का सोडा, धोने का सोडा का, ये बताओ वो बताओ ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको आज क्लियर कर लीजिए। खाने का सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और खाने का सोडा का जो सूत्र है वह NaHCO3 है। इसका उपयोग होता है अम्लीयता को दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, यह एक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं अम्लीयता को दूर करने में। जब भी पेट में अधिक अम्लीयता बन जाए यानी कि बढ़ जाएगी पेट में हमारे, तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और एक और अम्लीयता को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग को बताए थे क्षार, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थी वहाँ पे। तो उन दोनों का उपयोग यहाँ पे अम्लीयता को दूर करने के लिए होता है, और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। साथ ही एक और आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे धोने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को ना हम लोग जैसे ऐसी केमिकल के भाषा में Na2CO3 10H2O कहा जाता है इसको। ठीक है, जो कि यह एक बहुत ही लंबा इसका हो जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर याद कर लीजिएगा, जो कि धोने का सोडा है। और इस धोने वाले सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कपड़ा को धोने में किया जाता है। एक और है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा को हम लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो रासायनिक सूत्र है कह सकते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का यहाँ पे हम लोग कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग होता है चूर्ण को बनाने में, जैसे पाचक ऊचक होता है ना, पाचक ऊचक जैसे हाजमोला कह सकते हैं। तो हाजमोला का जो चूर्ण होता है वो खास मैंने इसी के वहाँ पे ना कुछ गुण वहाँ पे इसको लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो NaOH है, जिसको कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग चूर्ण को बनाने में होता है। और बारूद को बनाने में एक उपयोग होता है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट ना। बारूद को बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अम्ल का वहाँ पे लवण की वहाँ पे प्रजातियाँ हो जाएंगी। अब देखिए कैसे पहचाने कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसको पहचानने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए सोरेनसन एक विद्वान हुए, जिन्होंने 1909 में एक पीएच स्केल दिया, और उन्होंने यह बताया वहाँ पे कि जो भी पीएच स्केल से 7 से नीचे रहेंगे उससे हम लोग अम्ल की दर्जा देंगे, और जो भी 7 से ऊपर रहेंगे, सपोज 7, 8, 9, 10 ऐसे रहेंगे, तो उसको हम लोग क्षार का दर्जा देंगे। तो जो अम्ल से यानी कि जो 7 से ऊपर है उसको क्षारीय बोलेंगे, और जो 7 से नीचे उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। ठीक है, 7 जो है वो जल का पीएच मान होता है, और जल का पीएच मान होता है 7, और जल हमारा होता है उदासीन यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं होता है। अब देखिए हमारे खून का पीएच माने 7.4 हमारे खून का, और समुद्री जल का पीएच माने 8.4। इसीलिए समुद्र का पानी उतना खारा है, जो कि यूजेबल नहीं है। अभी फिलहाल में तो यूजेबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे हम इसका उपयोग फ्यूचर में कर सकेंगे, लेकिन अभी इसका उपयोग कोई खास इसको मैंने नहीं किया जा सकता है। इसमें इतना तेज नमक है कि उपयोग कीजिएगा फिर खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जल का पीएच मान 7, खून का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का यहाँ पे 7 यानी कि 8.4। यहाँ पे सीधे एक मैंने 1.5 बढ़ गया, यहाँ पे 7 से सीधे 1.5 बढ़ गया। अब देखिए पेशाब का पीएच मान होता है 6, ठीक है, और दूध का पीएच मान होता है 6.4। लार है जो कि हमारे मुंह में होता है लार,
इसका पीएच मान होता है यहाँ पे 6.5, 6.5 दूध लार का, और उससे केवल एक कम 0 कुछ कम वहाँ पे रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा दूध का। ठीक है, और एकदम प्योर रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पेशाब का पीएच मान वहाँ पे हो जाएगा। ये सब समझिएगा। 7 से नीचे है तो अम्लीय है, 7 से ऊपर है तो यहाँ पे क्षारीय हो जाएंगे। अब जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान होता है 5.6। तो ऐसे कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्षा किस रूप में होती है, क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, तो वहाँ पे आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान होता है 5.6, और जो वर्षा होती है हमारे ना गैर मौजूदगी में कहिए या फिर मौजूदगी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो वर्षा होती है वह अम्लीय होती है, और शराब का पीएच मान होता है 2.8 जो कि बहुत ही अम्लीय होता है, और सिरका का 2.4 यहाँ पे। ये सब जितना है वो सब खट्टा है, समझिएगा ध्यान से। ये सब यानी कि 7 से नीचे है तो खट्टा है, 7 से ऊपर है तो कड़वा है, ध्यान से। और नींबू बहुत ही ना खट्टा लगता है, इसलिए इसका पीएच मान बहुत ही कम है, जो कि 2.2 है। नींबू के बाद सिरका आएगा, इसके बाद यहाँ पे इसका हो जाएगा करीब 2.5 पीएच में इसका हो जाएगा। ठीक है, और खट्टा होता है शराब, शराब खट्टा होता है तो इसका पीएच मान हो जाएगा यहाँ पे 2.8। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।